तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। एक महिला एक मनोचिकित्सक के पास जाती है। वो कहती है एक समस्या है और समस्या मेरे पति से संबंधित है। हम सभी उसकी बीमारी से परेशान हैं। मनोचिकित्सक पूछता है क्या समस्या है। वो कहती है वैसे तो वो सेना में है पर कभी कभी घर आ जाते हैं, अधिकतर तो अपनी सेवाओं में कार्य में व्यस्त रहते हैं, पर जब भी घर आते हैं और रात को सोते हैं तो ऐसे खर्राटे मारते हैं जैसे शेर की दहाड़। सबका सोना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि पड़ोसी भी आकर चिल्लाते हैं कि ये क्या हो रहा है, रोको इनको कोई। मनोचिकित्सक पूछता है कुछ और बताओ। वो कहती है और एक बात, ये जो घूरते हैं ये जब बाई करवट पर होते बस तभी घूरते हैं। ये एक और विशेष बात है। वो कहती है कि कुछ दवा दो जिनसे इनके खर्राटे बंद हो जाए, इनका घूरना बंद हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहता है मनोचिकित्सक अच्छा तो जब वो बाई तरफ होते तब खर्राटे लगाते। वो कहती हाँ जी। तो वो कहता है उसके कान में जाके कहो राइट टर्न। पर वो कहती है अरे वो इतनी गहरी नींद में होते हैं उन्हें तो कुछ भी सुनाई नहीं आता है। कमरे का फैन की आवाज, एसी का आवाज कुछ सुनाई नहीं आता है, वो इतनी गहरी नींद में होते हैं। मनोचिकित्सक कहता है करके तो देखो। वो कहती है ठीक है। हो जाती है। पति घर आता है, सोने लगता है, बाई करवट, जोर जोर से घूरना। पत्नी उसके कान के पास जाती है और कहती है राइट टर्न। तुरंत वो राइट हो जाता है। उसे आश्चर्य होता है ये क्या हुआ, और उसके खर्राटे बंद। फिर वो जब जब लेफ्ट हो जाए तो पत्नी उसके कान में कह देती राइट टर्न। ऐसा क्यों हो गया? हमारी आदतें हमारे नींद का हिस्सा है, इतनी गहरी बैठी हुई है कि नींद में भी वो काम करती है। एक सिपाही जिसे क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। ये इतना गहरा है, उसके अवचेतन का हिस्सा है वो। इसलिए नींद की गहरी अवस्था में भी उसे वो सुनाई देता है। बाकी और चीजें अगर उसको कहती कि घूरना बंद करो तो नहीं सुनाई देता, पर ये चीज उसे सुनाई दे गई क्योंकि वो नींद का
अवचेतन मन का गहरा हिस्सा बन गई। हमें अपनी आदतों को ऐसे निर्माण करना है कि जो हमारी चेतना का भाग बन जाए। संडे की मुरली सहज स्वतः स्मृति स्वरूप। आज की साकार मुरली अपने दिल में बातें करो। ये बातें दिल से लगा लो। क्या कर दो? बाबा की ये जो बातें हैं ये दिल में लग जाए। अपने दिल में अंदर ही अंदर बातें करो, एकांत में, सोलो टॉक। जो कुछ करो एकांत में, अपने ऊपर काम करना है। मुश्किल है, वो भी मुश्किल, ये भी मुश्किल। कल की साकार मुरली ये आसान मत समझो। तो पहले दिन इस भट्टी का हमने देखा आदतों का निर्माण कैसे होता है और इस भट्टी का लक्ष्य क्या है। दूसरे दिन हमने पहला सूत्र देखा अमृत वेला। तीसरा सूत्र फिर हमने देखा धरती से स्पर्श, बेयर फुट वॉकिंग। उसमें एक बात बताना आवश्यक समझते हैं कि धरती पर जब चले तो धरती सूखी हो, गीली ना हो। जितना हो सके धरती सूखी धरती हो। अगला सूत्र हमने देखा कॉन्शियस ईटिंग, सजगता से भोजन करना, भाग 1 भाग 2। अगला सूत्र हमने देखा सूर्य को निहारना। उसमें और एक बात है, जितनी प्राकृतिक स्थान है उस सब में खड़े रहा जा सकता है। जैसे पहाड़ों पर खड़े रहकर देखना। उसके बाद में 5वां सूत्र हमने देखा था सन चार्ज्ड वाटर। पानी को क्या करना है? चार्ज कर देना है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। किसी ने पूछा कितना पानी चार्ज करना है? जितना करना है करो, आपकी इच्छा है। आज का है 6वां सूत्र भट्टी का, स्लीप हाइजीन। आज का सूत्र क्या है? स्लीप हाइजीन, नींद के शिष्टाचार। क्या किया जाए जिससे नींद बड़ी गहरी हो जाए? क्या किया जाए कि जिससे नींद साउंड स्लीप हो जाए? क्या किया जाए कि अनिद्रा हमें स्पर्श ही ना करे? अनिद्रा का रोग है। रादर आज के युग में अनिद्रा तो लोगों की जीवन शैली है। करवटें बदलते रहते हैं रात भर, और नींद आएगी भी कैसी? प्रकृति का निर्देश है परिश्रम करो दिन भर, नींद अपने आप आएगी। नींद को लाना थोड़ी पड़ता है, नींद स्वतः आती है। जो दिन भर आराम करते रहेंगे उन्हें नींद कैसे आएगी? जो नींद दिन भर 1-2 घंटा थोड़ा कुछ कर लिया, उन्हें नींद कैसे आएगी? वो मजदूर कभी पूछता है मुझे नींद नहीं आती? किसान कभी पूछता है मुझे नींद नहीं आती? परिश्रम करता है। प्रकृति का निर्देश है परिश्रम करो दिन भर। दिन परिश्रम के लिए, पसीना बहाने के लिए। तो रात में स्वतः सहज नींद आएगी। परिश्रम ही नहीं तो नींद कहां से आएगी? फिर अनिद्रा, फिर बेचैनी, फिर बुरे स्वप्न। तो स्लीप हाइजीन, नींद के शिष्टाचार, इसमें ढेर सारी बातें। सबसे पहली बात समय। सबसे पहला पॉइंट समय, टाइम। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी है जिसको कहते हैं सर्कैडियन रिदम। हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक है जिसको कहते हैं इंटरनल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो शरीर के अंदर है। हर एक के शरीर के अंदर एक घड़ी है।
और ये जो शरीर के अंदर की घड़ी है, ये निर्धारित करती है स्लीप वेक साइकिल को, नींद और जागरण के चक्र को। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपना टाइम सेट कर लें। इतने ही टाइम सोना है और इतने ही टाइम उठना है। कोई भी टाइम जो आपका है वो टाइम सेट करना बहुत आवश्यक है। उतने ही टाइम बराबर नींद के लिए चले जाए और उतने ही टाइम बराबर उठे। ये सेटिंग हो गई अंदर कि अपने आप काम होगा। फिर अगर हर दिन ये चेंज हो रहा है तो हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर की जो घड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है, रिपेयर की आवश्यकता है। हमारे शरीर का सर्कैडियन रिदम सूरज के साथ मिला हुआ है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है। बहुत सारी बातें शरीर की सूरज के साथ जुड़ी हुई है। चाहे हम रात में कितनी भी बार उठे, चाहे कितने भी देर से सोना पड़े, परंतु जो उठने का टाइम है वो उतना ही रखना है। कहा जाता है मैक्सिमम 20 मिनट्स का डिविएशन हो सकता है, पर जितना हो सके होने ही नहीं देना है, क्योंकि हमें अपनी वॉच को सेट करना है। अंदर की जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल रिदम है, उसको सेट करना है। तो जितना हो सके सेम टाइम रखना है सोने का और जागने का, ताकि एक रिदम सेट हो जाए, एक सेटिंग अंदर हो जाए, और फिर उसको किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे उसे चेंज नहीं करना है। अब आती है बात सोने की। कितने बजे सोए? जितना जल्दी हो सके सो जाए तो अच्छा है। जितना लेट करेंगे उतना हम प्रकृति के खिलाफ विरुद्ध जा रहे हैं। हो सके 9 बजे, 9:30 बजे, मैक्सिमम 9:30 और 10, बस 10 लास्ट है, 10 के बाद नहीं। बाबा ने भी मुरलियों में कहा है तमो प्रधान समय चालू होता है, 10 करो बस। कई लोग कहते हैं हम रात में अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। प्रकृति के नियम कहते हैं जल्दी सो जाओ। यहां तक कि पुराने जमाने के लोग कितने बजे सोते थे? 7, 7:30, 8, बस भोजन हो गया, सो गए। प्रकाश भी नहीं रहता था। हाँ, किसी गांव में अभी भी है। थक जाते हैं, परिश्रम करते हैं, थकान होती है, सो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है एक टाइम सेट करना अपने सोने का, अपने जागने का, और उसको फिक्स कर देना और उसको फॉलो करते रहना। और कोई भी आदत के लिए, जैसे कहा 21 दिन लगते हैं, तो 21 दिन का अपना प्रोग्राम बनाना। 21 दिन पूरे हो गए, फिर उसी को ले जाना 3 मास तक, क्योंकि ग्रिप आने के लिए 3 मास लगते हैं। ग्रिप आ जाए, एकदम थोड़ी सी सफलता हो जाए तो एकदम जोश में नहीं आ जाना कि अभी इसको और ही कम कर देता हूं या और कुछ कर देता हूं। रुक जाओ। चाहे भोजन की सेटिंग हो, कोई भी सफलता मिलने के बाद तुरंत परिवर्तन नहीं करना। 3 मास रुको, क्योंकि 3 मास 90 दिन मिनिमम लगते हैं पूरी अच्छी ग्रिप आने के लिए, पक्का होने के लिए, पकड़ आने के लिए, संस्कार बनने के लिए। इसमें ही खुश नहीं हो जाना है। आज सुबह की साकार मुरली वरदान पुरुषार्थ और सफलता। पुरुषार्थ और सफलता का क्या? इसका भी अरमान नहीं होना चाहिए। ये अरमान है अर्थात कोई ना कोई फरमान तोड़ रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म बात बोलती, क्योंकि सफलता व्यक्ति को ज्यादा विचलित करती है, हार कम। सफलता किस रूप से विचलित करती है? बाह्यमुखी बनाती है, ढीला कर देती है व्यक्ति को,
चंद्रगुप्त छोटा है, विजय यात्रा पार करके आया है, विजय कवच लेकर आया है, दिखाया है। चाणक्य ने कहा था वो विजय कवच जिसको मिल जाएगा उसकी कभी हार ही नहीं होगी जीवन में। इतनी लंबी यात्रा करके, बहुत मुश्किलों का सामना करके विजय कवच लेके आया है। अब जश्न हो रहा है, पार्टी मनाई जा रही है कि अब तो कुछ करना ही नहीं है ना। चाणक्य कहता है ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट, काम पूरा हुआ, अब आगे काम के आगे लग जाओ। एक सफलता हो गई तो उसका थोड़ी ना पार्टी करनी होती है, सेलिब्रेशन करना होता है। नेक्स्ट, फिर वो कहता है कि आप ही ने तो कहा था को विजय कवच मिलने के बाद विजय ही विजय होगी। वो कहते हैं ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक विजय कवच मिल जाए और तुम जीतते जाओ? जीवन तो संघर्ष है, अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे। तो टाइम सेट करना है, और सफलता अगर हो गई तो क्या करना है, 3 मास तक उसी को फॉलो करना है। बस टाइम आपका सेट हो गया, 3 बजे उठने का है। अभी 21 दिन 3 बजे उठे, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी, सीधा उसको 2 कर दिया, धड़ाम से नीचे। 2 तो क्या, 2 बजे तो सोचा अभी मेरा, क्योंकि माइंड की सेटिंग क्या हुई है 3 बजे की, और हमने एक दिन अचानक से क्या कर दिया, बिना तैयारी के, बिना चिंतन के सीधा अलार्म सेट कर दिया 2 का, और माइंड की सेटिंग थी 3, तो 2 बजे देखा 2, तो माइंड कहता है नहीं अभी 3 बजे, और 3 का तो अलार्म ही नहीं है, सीधा उठेंगे 4:30। काम उल्टा हो गया। तो ये बड़ा सूक्ष्म खेल करता है मन, चालबाजियां बहुत करता है। नुकसान ही हो गया ना उसमें। तो हमारे अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम है, इसको कहते हैं इंटरनल क्लॉक। तो ये सबसे पहली पॉइंट है, टाइम। दूसरी पॉइंट, डार्कनेस। जिस कमरे में सो वो कंप्लीटली डार्क हो, उसमें प्रकाश ना हो। और रिसर्च ये कहता है अगर प्रकाश हो भी तो केवल लाल वाला प्रकाश हो सकता है बस, और दूसरा नहीं, क्योंकि लाल वाला प्रकाश ही ये जो पीनियल ग्लैंड है इसको कम से कम सप्रेस करता है। हमारी जो इंटरनल क्लॉक है, घड़ी है, उसको कम से कम प्रभावित करने वाला केवल लाल प्रकाश है। तो 0 बल्ब अगर लगाना भी है तो केवल लाल वाला, और दूसरा कलर यूज नहीं करना है। पर जितना हो सके नो लाइट। जितना डार्क में हम सोएंगे उतना इधर पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सिक्रेट होगा, और ये मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है, ये हार्मोन, किस लिए, स्लीप वेक साइकिल के लिए। शरीर की जो घड़ी है उसको संचारित करने वाला ये मेलाटोनिन है। जो नींद की गोलियां मिलती है ना, उसमें क्या होता है, एक ट्रैंक्विलाइजर होता है प्लस मेलाटोनिन। टैबलेट स्ट्रेस नील क्या है उसमें, जो पेशेंट्स को दी जाती है, मेलाटोनिन 3 mg। यही तो होता है, यहां तो नेचुरली निकल रहा है वो यहां से। पर जितने लाइट्स ऑन होंगे, जितना प्रकाश आ रहा होगा यहां से वहां से, नींद डिस्टर्ब होगी। तो स्लीप हाइजीन का दूसरा नियम है टोटल डार्कनेस। अब क्या क्या किया जा सकता है, तो एक पट्टी मिलती है ब्लैक कलर की, आप आई डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, वो पट्टी रख लो आँख के ऊपर अगर लाइट आ रहा है। या फिर एक लाइट भी मिलता है जिसको लाइट कहते हैं, वाइट लाइट, कोई नाम है उसको, वाइट नॉइस रिमूवर, जो आसपास के ये लाइट को रिमूव कर देता है। ऐसा भी एक लाइट भी मिलते हैं ऑनलाइन, उसका एक नाम है। काला पट्टी तो सबसे अच्छी है, और उससे भी अच्छे है वाइट नॉइस साउंड मशीन कहते हैं उसको, वाइट नॉइस साउंड मशीन। ये मशीन भी आती है एक, वाइट नॉइस साउंड मशीन। तो चलो वो तो नॉइस का है, पर ये जो है डार्कनेस। तीसरा प्रिंसिपल है वॉइस, नॉइस ना हो, किसी भी प्रकार की आवाजें ना हो, जितना हो सके टोटल साइलेंस में सोना है। टोटल साइलेंस, कोई आवाजें ना हो, किसी भी तरह की आवाज ना हो, जितना हो सके। इसके लिए कान के में लगाने वाले ईयर प्लग भी मिलते हैं,
अगर कमरे वाला खर्राटे लेता है तो वो लगा के कई लोग सो जाते हैं। बहुत सस्ते मिलते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं लोग। इधर एक लगा दो, इधर एक लगा दो, बस आप अपनी दुनिया में मस्त। दुनिया घर में जो हो रहा है होने दो। पतियों के लिए बेस्ट है ये। कपास लगा सकते कुछ भी, तो ऐसा बताते हैं। तो नॉइस, टोटल नॉइस ना हो सोते समय। अगली पॉइंट, अगर कहीं से है तो खिड़कियां, मतलब कुछ भी हो वॉइस को आउट कर दो, नहीं तो नींद में डिस्टर्बेंस होगा। फोर्थ पॉइंट, कहाँ सोना है, प्लेस। जितना हो सके हवादार जगह पर सोना है। तो सबसे पहला ऑप्शन खुली हवा में, प्रकृति के सानिध्य में, एकदम प्रकृति में डायरेक्ट, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन टेरेस, जिनके पास खुली छत है वो जितना हो सके छत पे सोए। मच्छर है, मच्छरदानी लगा लो, सिंपल है, मच्छरदानी लगा दो और सो जाओ। तीसरा, जितना हो सके, अगर ये सब अवेलेबल नहीं है, बालकनी है, अगर वो भी नहीं है तो कमरे के अंदर, कमरे के अंदर भी सोए तो हवादार हो। खिड़कियां खोल दो, जाली लगी हो, मच्छर ना आए, दरवाजे खुले कर दो और उसके अंदर हवा बहती रहे रात भर जहां हम सोए। अगला, कहाँ सोए, ऊपर या नीचे, मैट्रेस या ज़मीन पर। बहुत सारी मेडिकल स्टडीज आई है जो कहती है मैट्रेस पर सोने से क्या नुकसान है और नीचे सोने से कितने सारे फायदे। कई लोगों का बैक एक ठीक हो गया। शुरुआत में 3-4 दिन मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे आदत जब पड़ जाएगी तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा सोफा पे सोना या तो बिस्तर पर सोना, गद्दे पर सोना। हमेशा लगेगा कि फ्लैट सो जाओ, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। फिर उसके बाद में पिलो, यस नो। जिनको पिलो के बिना सो ही नहीं सकती वो पिलो ले, परंतु नरम वाली हो, पतली हो। सबसे अच्छा तो ये होगा कि पिलो की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो भी एक डिपेंडेंस है। तकिया की आवश्यकता ही नहीं है। जितना हम आरामदायी तकिया पे लेंगे और मैट्रेस लेंगे डनलप का, उतना सुबह उठने में मुश्किल होगी। हमारी बॉडी की अलाइनमेंट नीचे सोने से सबसे अच्छी होती है। अर्थिंग, उस दिन हमने देखा था अर्थिंग। अर्थिंग कैसे होती है, डायरेक्ट पृथ्वी के टच पे। जितना पृथ्वी का टच ज़्यादा होगा शरीर को, उतनी अर्थिंग ज़्यादा होगी। कुछ भी, कोई लोग डायरेक्ट सोते हैं फर्श पर, कोई लोग कुछ बिछा के सोते हैं, चटाई रज़ कुछ भी, परंतु नीचे सोने के फायदे ये है कि बॉडी की अलाइनमेंट होती है। जो बैक पेन है, नेक पेन है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ट्रेपिजाइटिस हो जाता है, ये पूरा दर्द होने लगता है, क्योंकि पिलो लेते हैं, पिलो ऊपर रह जाती है, हम नीचे सरक जाते हैं, तो आधा पिलो आधा इधर। सुबह उठते हैं तो पूरी अकड़ जाती है गर्दन। ये गर्दन स्पॉन्डिलोसिस, ये सब, ये सारी प्रॉब्लम्स ज़मीन पर सोने से हट जाती है। और दूसरी बात, तपस्वी कहाँ सोते हैं, ज़मीन पर। ज़मीन पर सोने का आनंद ही कुछ और है। दूसरी बात, जब उठते हैं तो लेफ्ट करवट पर टर्न होके उठना है, ऐसे हाथ रख के। ये योगियों की शैली है। उठते हैं तो जल्दी जल्दी में नहीं उठना है, आराम से धीरे से, आंखें खुले, लेफ्ट टर्न पर हो जाओ, फिर उठो। ऐसा योगासन में सिखाया जाता है। तो कहाँ सोना है, ज़मीन पर जितना हो सके। पिलो की आवश्यकता नहीं है। जो बिना कोई हमने देखा 3-3 पिलो चाहिए उनको। 3 पिलो किसी को नींद नहीं आती है, किसी को 2 पिलो, 3 पिलो। कैसे सोते पता नहीं, हो गए थे हम बचपन से ऐसा सो रहे, आज तक कभी गर्दन दर्द नहीं हुआ। पर ये गलत आदतें है। ये तो डिपेंडेंस हो गया ना, पर निर्भरता हो गई किसी अन्य चीज पर। तो जितना हो सके हम इंडिपेंडेंट रहे। अगला, ये हो गया प्लेस। उसके बाद में कपड़े, जितना हो सके हल्के ढीले कपड़े हो, टाइट कपड़े ना हो, हल्के ढीले कपड़े हो, नाइट क्लोथ्स सोते समय। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना हो सके मोबाइल को आधा घंटा पहले ऑफ कर देना है, जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो ऑफलाइन हो जाए सोने से 1 घंटा पहले। सारा वाईफाई, इंटरनेट बंद। जिनको इमरजेंसी है रात में चालू रखना ही पड़ता है, उनकी और बात है। पर जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है, और बहुत ही कम लोग हैं संसार में जिनको इमरजेंसी होती है रात में, अधिकतर लोगों को कोई इमरजेंसी नहीं है। और पूरे के पूरे कमरे में जितना हो सके कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। पूरे कमरे के बाहर ही रख देना इलेक्ट्रॉनिक्स को।
क्योंकि वाइब्रेशंस उसमें से इमिट होती रहती है। इसको हाँ, स्विच बंद कर दो तो कोई बहुत ही अच्छा है, फिर तो स्विच बंद कर दो, स्विच ऑफ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब तक वो ऑन है। दूसरी और एक बात, सोते समय फिर वो लाइट मोबाइल को देखते नहीं रहना है, उसमें से ब्लू लाइट निकलती है, उसका भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका भी एक चश्मा आता है, ब्लू लाइट रिमूवर स्पेक्स, पर वो कितना काम करता है मुझे पता नहीं, परंतु ब्लू लाइट रिमूवर का, इसमें से ब्लू लाइट रिमूव, अल्ट्रा वायलेट रेस जो आइस को डैमेज करती है, स्ट्रेन देती है आइस पर। तो अंधेरे में कमरा बंद, लाइट बंद और उसमें मोबाइल देखना चालू है, ये जो आदत है ये बहुत बड़ी आदत है, बहुत खतरनाक आदत है आज के युग की, डिजिटल वर्ल्ड की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कमरे में ही ना हो जितना हो सके। उसके बाद में टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट, तापमान, सामान्य डिग्री तापमान हो, जितना हो सके जो खुली हवा है नेचुरल टेम्परेचर वो हो। कई लोग कहते हैं हम बिना एसी के तो सो ही नहीं सकते, पर ये शरीर ट्यून नहीं हुआ है, बॉडी ट्यून नहीं हुई है। एसी से बहुत सारे नुकसान है। क्या 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 एसी से होता है? एसी के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। एक तो आदत, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल अगला ड्राई आइज, एसी से आंखें ड्राई हो जाती है, इरिटेटिंग होने लगती है। जो भी एसी वेंटिलेटेड रूम है उसका ये वर्स्ट प्रॉब्लम है। अगला है डिहाइड्रेशन, प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती है एसी में। एसी की ज़रूरत ही क्या है? हम कौन है? तपस्वी है वैसे। चलो ये तो हम संसार की दृष्टि से बता रहे, साइंस की दृष्टि से, पर जो योगी है, जो तपस्वी है, उन्हें एसी की क्या जरूरत? माउंट आबू तो चलो एसी है, परंतु अगर नहीं भी है, कहीं पर भी रहो, जैसे जैसे आप प्राकृतिक के नजदीक जाते जाओगे आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। ये कुछ सूत्र इस भट्टी के आगे है जो करेंगे हम, उसके बाद में बॉडी ऐसी ट्यून हो जाएगी कि तापमान का शरीर पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। न सर्दी का न ठंडी का, चाहे 0 डिग्री तापमान हो, न ठंडी लगेगी न गर्मी होगी। ये योगी की अवस्था है और वो साइंस है। किसी एक ने कर दिया ये तो बहुत बड़ा तपस्वी, अरे वाह, ऐसा नहीं, सब कर सकते हैं। जो एक कर सकता है सभी कर सकते हैं, क्योंकि साइंस है। जैसे एक्सरसाइज है, जैसे सन गेजिंग, क्या बताया, सन गेजिंग करते जाओ, उसके वो प्रभाव परिणाम सबको आएंगे। साइंस अर्थात यही कि एक बार जो एक्सपेरिमेंट किया वो रिपीट करने के बाद भी वही रिजल्ट होने चाहिए, तो ही कहेंगे ये साइंटिफिक है, नहीं तो साइंटिफिक नहीं है, नहीं तो ये सुपरस्टिशन है तुम्हारा, नहीं तो ये क्या है, सुपरस्टिशन है। एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा एक खोपड़ी उठाई, खोपड़ी ने कहा कैसे हो? उसने कहा क्या, खोपड़ी बोल रही है? उसने पूछा खोपड़ी तुम यहां कैसे पहुंची? वो कहती है टॉकिंग की वजह से, बोलने की वजह से। वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाए, खोपड़ी बोल रही है, भाग भाग के राजा के पास जाता है, कहता है राजा मैंने एक ऐसी खोपड़ी ढूंढी है जो बोलती है। राजा कहता है अच्छा? पूरी सभा को बुलाते, सारी प्रजा को इतना आयोजन किया जाता है कि एक व्यक्ति ने ऐसी खोपड़ी खोजी है जो बोलती है। सारे लोग आते हैं, सारे एकत्र हो जाते हैं। अब राजा कहते हैं बुलवाओ। तो वो व्यक्ति राजा से, खोपड़ी से पूछता है बोलो खोपड़ी तुम यहां कैसे आई? साइलेंस, खोपड़ी बोलती ही नहीं है। अरे कहती है, खोपड़ी से बोलती है अरे बोलो ना, तुमने बोला तो था ना, बोलो। खोपड़ी कुछ नहीं बोलती। राजा इतना क्रोधित हो जाता है, तुम झूठे हो, इसका सर कलम कर दो, उसका सर कलम कर दो। सारे लोग चले जाते हैं। फिर खोपड़ी बोलने लगती है तुम यहां कैसे आए, उससे बात कर रही है। अब वो और खोपड़ी दो ही लोग। अब खोपड़ी सब जाने के बाद बोलती है तुम यहां कैसे आए? वो कहते हैं टॉकिंग, बोलने की वजह से। तो साइंस अर्थात वो जो रिपीट किया जाए। तो ऐसे भी कुछ प्रयोग हम आगे के सूत्रों में देखेंगे। तो क्या होता है, एसी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगला हेडेक, जो लोग ज्यादा और कंटिन्यूअस एसी में रहते हैं उनको एक अजीब प्रकार का भारीपन रहता है, वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। और जिनको माइग्रेन रहता है और वो कंटिन्यूअस एसी में रहते हैं, उनका वो एसी से हेडेक ट्रिगर हो सकता है। ये एक दूसरा उसका। दूसरा इन्फेक्शंस, नेजल इन्फेक्शंस, क्योंकि ड्राइनेस होता है, कंजेशन होता है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उसका ड्राई स्किन। फिर लिथार्जी, जो लोग एसी में ज्यादा काम करते हैं, आलस रहता है उनमें एक।
बिल्कुल इच्छा, बाहर जाके कुछ करने की बोलो उनको, इच्छा ही नहीं होती है बाहर जाने की, और गए भी तो तुरंत एसी में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी होती है बाहर, बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर पाती है, थोड़ा सी भी गर्मी हो गई तो एसी चाहिए। एसी की ऐसी आदत पड़ जाती है। अभी हमारे कल पेशेंट आए थे नीचे से, आबू रोड से, कहते थे नीचे 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, हमारा तो 18 से 22 घंटे तक एसी चालू रहता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एसी चालू रखना ही पड़ता है, इतनी गर्मी है। क्योंकि बॉडी ट्यून नहीं हुई है, इसलिए आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया है एसी का। लिथार्जी, बिल्कुल स्लगिश हो जाते हैं, का वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम करने की जो क्षमता है कम हो जाती है। अस्थमा, एलर्जीज, अदर हेल्थ इश्यूज, और एक दूसरा केमिकल्स, हार्म, कुछ केमिकल्स के लीकेज अगर हो गया ना एसी से, पता थोड़ी चलता है, वो केमिकल्स निकलते हैं उसमें से। तो जितना हो सके एसी से दूर रहना है, एसी की जरूरत नहीं है, बॉडी को आदत डालनी है नहीं। तो टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर हो। अच्छा, दूसरा, जब बहुत कोल्ड हो, लोग क्या कहते हैं, हीटर लगा के रखते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कितने केसेस आए थे, यहीं से माउंट से ही एक केस आया था। घर में वो व्यक्ति था, 2 पत्नी बच्चे, वो हीटर आग जलाई, कोयला, और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। सुबह आए, पूरे 2-3 लोग बेहोश घर के, यहीं पे। हाँ, वही कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जितना, एक डेथ हो गई थी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। अपने शरीर को आदत डालनी है, इसकी भी आदत यहाँ से चालू होती है, मेंटल, ये प्रोग्राम है। हम कहते हैं मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो लगेगी, पर अपने आप को सेटल कर, ऐसा प्रोग्राम दे दो कि मुझे ना तो ठंड लगती है ना तो गर्मी लगती है, मैं इन दोनों के प्रभाव से मुक्त हूँ। आज की मुरली साकार, परमधाम में आत्मा अभोक्ता है, ना खाती है ना भोगती है कोई चीज़ को, मैं अभोक्ता हूँ। ये चीज़ का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं। और जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देखने के बाद ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, उसमें देखो आज 4 डिग्री है, अरे बाप रे, अब तक नहीं लग रही थी, जब देखा 4 डिग्री है तब लगना चालू होती है। मतलब ये यहाँ की क्लॉक है, यहाँ पे सेटिंग है सारी, टेम्परेचर से कुछ नहीं हो रहा है। उसका भी हम एक पूरा क्लास लेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल का। तो ये पॉइंट हो गई, कहाँ पहुंचे हम, नहीं, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर। उसके बाद में है भोजन। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के साथ हमारा इंटरनल क्लॉक की सेटिंग है। जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद में जो कुछ भी शरीर में डाला जाता है पचने के लिए बहुत भारी है। सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी डाला जाए, चाहे पानी चाहे भोजन। इसीलिए कहा जाता है योगी का भोजन सोने से 4 से 8 घंटा पहले पूरा हो जाना चाहिए। आइडियल योगी का भोजन हो जाना चाहिए लास्ट, आइडियल टाइम 4 o'clock डिनर, 2 और 6 के बीच ये टाइम है डिनर का। योगी का भोजन 8 घंटा पहले, डिनर सोने से 4 से 8 घंटा पहले पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि सोने से 4 घंटा पहले अगर हम डिनर पूरा कर लेते हैं तो वो पाचन के लिए बहुत टाइम मिल जाता है पेट को, अपने आप धीरे धीरे सेटिंग है ये। भूख जो बोला ना, फिर से वो 11 बातें लाओ, वो भूख मन की है, शरीर की नहीं है। शरीर को तो भूख है ही नहीं, शरीर को तो आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ चाहिए ही नहीं, उसको चलाने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। तो योगी का भोजन जितना हो सके सूर्यास्त से पहले हो जाए, ये नियम है, आयुर्वेद में दिखा है, जैन धर्म, बहुत सारे जैन धर्म में तो इसकी बहुत बड़ी थियरीज है। बहुत जठराग्नि का क्या होता है, आयुर्वेद कहता है वो जठराग्नि मंद हो जाती है, पाचन नहीं हो पाता है, फिर भारी होता है। यहाँ तक कि श्वेतांबर दिगंबर जैन मुनि कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद तो भोजन को देखना भी नहीं चाहिए, उधर सूर्यास्त हुआ इधर मुंह बंद। और एक बात, जितना लेट भोजन करेंगे, अब साइंस में आ जाओ, साइंस ने बहुत सारी बातें कही है इसके बारे में, जितना लेट भोजन करेंगे डाइजेशन के लिए भारी होगा। जितना लेट भोजन करेंगे उसमें फैट होता है, फैट का वैसे भी एब्जॉर्प्शन, तेल सबसे कम डाइजेस्ट होता है
लेट डाइजेस्ट होता है तेल, फैट, टाइम लगता है, डिले, फैट डिलेज डाइजेशन। दूसरा, जितना गरिष्ठ होगा उतनी फिर, क्योंकि भोजन से क्या हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया, फिर नींद देर से आएगी, नींद नहीं आएगी, फिर फटाफट जल्दी जल्दी नींद नहीं आएगी। और जितना लेट भोजन होगा उतना पानी पिएंगे, और पानी पिएंगे तो रात में कई बार उठना पड़ेगा, एसिडिटी होगी, गैस होगी, सुबह उठते ही डकारे चालू हो जाएगी, फिर पेट साफ नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। ये साइंस के तो ढेर सारे कारण है, इस पर भी कभी और चर्चा करेंगे कि लेट भोजन करने से साइंस क्या 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 कहता है, साइंस का क्या विचार है लेट के लिए, साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है। अरे वो सब छोड़ो, योगी जीवन में क्या होना चाहिए, रात में उठ के खा लेना, ये फिर हमारे हंगर की वजह से खा रहे, इमोशनल ईटिंग है वो, रात सोने से तुरंत पहले खाना अर्थात इमोशनल ईटिंग है। उस टाइम पे भूख लगने का कोई सवाल ही नहीं है, उस टाइम को तो हमको अपने शरीर को डाइजेशन के लिए टाइम देना है। वो टाइम जो है वो वात पित्त और कफ, उसमें अभी अगर देखा जाए तो वो टाइम है रेस्ट का, पेट को आराम दे दो, पेट डाइजेशन के काम में लगा रहे, 4 घंटा तो उसको चाहिए। तो 6 बजे अगर पूरा कर देते हैं भोजन, और रात का भोजन जितना हो सके हल्का रखो उसको, बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमकीन एक्साइट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, उत्तेजना लाता है, और जहाँ उत्तेजना आ गई वहाँ पर नींद लेट आएगी। परंतु शरीर इतनी अद्भुत रचना है कि शरीर को कोई भी आदत डालो वो आदत डाल लेता है। शरीर डज नॉट डीके, इट चेंजेस, वो मरता नहीं है, वो चेंज हो जाता है। द्वापर से हमने ऐसी आदतें डाल दी कि शरीर मरा नहीं, इतनी खराब से खराब सिचुएशंस में शरीर जिंदा रहता है, इतनी शरीर में कैपेसिटी है। परंतु एट दी एक्सपेंस, शरीर मरेगा नहीं परंतु जीवन बदत्तर कर देगा तुम्हारा। आज की साकार मुरली, सतयुग में सभी निरोगी होते हैं, यहां कोई भी, क्योंकि वहां प्रकृति से बना, शुद्ध प्रकृति से बने, पावन प्रकृति से बना शरीर है। अभी शरीर तत्वों के साथ शरीर भी विकारी हो चुका है, रोगी हो गया है, उसमें आदतें हमारी रोगी आदतें हैं, रुग्ण आदतें हैं ये। इसके लिए आइडियल टाइम जो है योगी का वो है 4 PM। अगर उससे भी महायोगी कोई है तो डिनर का टाइम है 2 PM, 2 बजे योगी का डिनर पूरा हो जाता है, या फिर 4 बजे, अगर ये भी नहीं तो 6 PM, 8 से 2, 6 आवर्स। शरीर जितना भोजन से रिक्त रहेगा उतनी अद्भुत उसमें ऊर्जा होगी, शक्ति होगी। जितना भोजन उसके अंदर रहेगा उतनी क्षमता कम रहेगी, प्राणिक ऊर्जा बहेगी, फ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। जितना उसमें पचाने में वो लगा रहेगा तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। सिद्धांत तो कुछ और है, जो मनुष्यों ने समझे है वो नहीं है। साइंस ने अभी बहुत कुछ नहीं समझा है, वो तो अनुभव ही समझा सकता है, और एक दिन साइंस भी मानेगा, और अभी मान भी रहा है। बहुत सारा रिसर्च है, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो कहाँ थे हम, भोजन तो जितना हो सके सूर्यास्त से पहले पूरा कर लो, हल्का हो तो बहुत अच्छा। और अगर लेट करते भी है, चलो 7:30, तो 7:30 बजे पूरा कर लो, जैसे मधुबन का टाइम है 7:30, तो 7:30 और 7:45 के बीच पूरा कर लो, जितना हो सके हल्का। और 8 बजे से फिर निर्जला पानी पी लो, जो कुछ पीना है, फिर 8 बजे से अगले 12 घंटे तक कुछ नहीं, वो टाइम दे दो उसको पचने के लिए। ये आप बता रहे सबके लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। पर इसको, ये जो 3 भोजन वाली आदत है ना, जो यहां हमने सेट कर रखी है, इसको धीरे धीरे तोड़ देना है, क्योंकि इसने बहुत नुकसान किया है। इसलिए क्यों इतने सारे ब्राह्मण रोगी है, तो रोगी होना नहीं चाहिए। महात्माएं रोगी क्यों धार्मिक पुरुष रोगी है, उतने ही रोगी है जितने अधार्मिक लोग, या फिर कहो जो नास्तिक है। आस्तिकों को तो कम रोगी होना चाहिए, जिनकी इतनी अच्छी योगी जीवन शैली है, उनको तो हार्ट अटैक आना ही नहीं चाहिए, स्टेंट लगना ही नहीं चाहिए, उनको तो ये सारी बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं सूक्ष्म में गलतियां हो रही है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म गलतियां हो रही है। आज की मुरली में सूक्ष्म शब्द कहां पर है, क्या है स्लोगन? सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करो, यही क्या है, स्वचिंतन है।
यही स्वचिंतन है, कमजोरियों को समाप्त कर, सूक्ष्मति अति सूक्ष्म। तो भोजन, उसके बाद में प्री स्लीप रिचुअल्स, क्या क्या करके सोना है। तो हमारी, मैं ऐसा बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चार्ट लिखना। आज भी भेजा है, और बाबा की बहुत सारे महावाक्य, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप ग्रुप में भेजेंगे, वो पढ़ लेना। पोतामेल पोतामेल पोतामेल, कितनी मुरलियाँ है, हर मुरली में आता है पोतामेल रखो, रात को सोने से पहले पोतामेल रखो, आज चलन कैसी रही, याद कितनी की, कैसी दिव्य गुण की धारणा की कि नहीं। तो चार्ट कंपलसरी है ब्राह्मणों के लिए, एक। दूसरा, आत्म अभिमानी स्थिति, सारे दिन को जो कुछ हुआ बाबा को सुना दो, शाम को भी सुना सकते हैं, रात को 2 टाइम पोतामेल देना, एक शाम को सारे दिन भर जो हुआ वो सुनाना है, रात को लिखना है। एक है वर्बल, एक है ओरल, एक है लिखना रिटर्न, एक है वर्बल सुनाना। शाम को योग से पहले सुनाना और रात को नींद से पहले लिखना। तो डायरी राइटिंग, लिखो और फिर सो, एक तो ये। और दूसरा, सोते समय पहले शवासन में आराम से लेट जाओ और सो जाओ, योग निद्रा करते करते, अपने आप को स्थिर करते हुए एकाग्रता से। उसके बाद में अगर किसी का कुछ रूटीन है, हो सके कई लोग स्नान करते फिर सोते, ये भी ठीक है, पर सबसे बेस्ट है हाथ और पैर धो लेना फिर सोने जाना। पैर को धो लेना, मुंह को धो लेना, हाथ को धो लेना और फिर सोने जाना। ये लोग, कई लोग का कहीं ब्रश करते हैं, ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं। कोई लोग कुछ पढ़ के सोए तो बहुत अच्छा, पर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो एक्साइटिंग हो, ऐसा कुछ देखना नहीं जो सस्पेंस वाला हो। सीरियल देख लेते हैं, क्रिमिनल या फिर क्राइम, या फिर कुछ ऐसे सीरियल्स देखते हैं टीवी के कि उसमें ये उत्तेजना बनी रहती है कि अब आगे क्या है, आगे क्या है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या है, क्योंकि हर सीरियल क्लाइमैक्स में एंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को उत्सुकता बनी रहे। उधर से कोई आया, उसका चेहरा नहीं दिखेगा, परछाई और एंड। अब इच्छा है क्या, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तभी देखना है। अब टाइम हमारा था 10 बजे का सोने का और देखते देखते 10:30 हो गए, और फिर वो नेक्स्ट एपिसोड भी ऐसा एंड होता है कि पीछे से एक काला हाथ, वो किसका था, वो देखने में लग गए, ऐसे करते करते 11। इसलिए सीरियल देखना है तो चलो, ये भी नहीं कह रहा हूं कि मना कर रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कभी कभी इतने रमणीकता चाहिए, कहते हैं थोड़ा वही वही रूटीन, वही मुरली, वही कुछ तो ऐसा थोड़ा अच्छा सीरियल, कोई एंटरटेनमेंट, कोई कॉमेडी ऐसी देखने की इच्छा होती है। तो देखना है ना, दिन में देख लो। ये रात का टाइम बहुत खतरनाक है देखने का, रात में नहीं देखो। एक्साइटमेंट वाले सीरियल, क्राइम वाले, कुछ भी पहले तो देखना ही नहीं है, पर उसके बाद भी अगर कोई देखे बिना नहीं रह सकता तो ये रात में नहीं करना है काम जिसमें एक्साइट। और कॉफ़ी टी, ये एक्साइट कर देता है सिस्टम को। कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, चलो यहाँ तो नहीं, पर संसार के लिए हम लोगों को कहते हैं दारू वगैरह, ये एक्साइट कर देता है, फिर नींद नहीं आती है, फिर अनिद्रा होती है। या फिर क्रॉसवर्ड पजल वगैरह सॉल्व करते बैठते हैं, वो भी नहीं करने, वो एक्साइट कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बोल दिया। उसके बाद में आपको नींद नहीं आ रही है, उठ जाओ, बैठ जाओ, लेट थोड़ा सा बैठो और कुछ पढ़ो। फिर ऐसा नहीं कि करवटें बदलते रहो, कुछ पढ़ लो, कुछ मुरली पढ़ो, कुछ अध्ययन करो, कुछ योग करो या टहलो। योगी नहीं, नींद ही नहीं आ रही तो क्या हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, योग निद्रा का अभ्यास, उस पर भी एक सेशन लेंगे, दिन में 2-3 बार नींद कर लेनी है अच्छी सी, योग निद्रा 5-5, 10-10 मिनट की नैप कहते हैं उसको। उसके बाद में अच्छा स्लीप एनवायरनमेंट, बेड हमारा अच्छा हो। और एक बात, बेड पर नींद के अलावा कुछ नहीं करना है। अपना जो बिस्तर है उस पर केवल और केवल सोने के लिए ही जाना है। उस पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, उस पर बैठकर भोजन नहीं करना है, उस पर बैठकर बातें नहीं करनी है, उस पर बैठकर ऐसे ही लेट नहीं जाना है रिलैक्स हो जाने के लिए, नहीं। बेड अर्थात इतना उसमें जैसे वो पवित्र स्थान है, जैसे तपस्या का आसन कैसे होता है योगियों का, वहाँ कुछ और करते हैं क्या वो लोग? नहीं, केवल तपस्या करते हैं। इसलिए बिस्तर भी एक पवित्र स्थल है, उस पर सोने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। पढ़ाई करना है, चेयर डालो, नीचे बैठो, कुछ भी करो। पर कोई लोग कंप्यूटर चेयर पर लेके, अपने बिस्तर पर लेके बैठ के काम चालू कर देते ऑफिस का। नो कंप्यूटर्स, नो मोबाइल, नो फूड, नो नाश्ता, नो ब्रेकफास्ट, नो फ्रूट्स, नो स्नैक्स, नो फोन कॉल्स,
कुछ भी नहीं करना है वहां पर। तो कुछ भी उस बेड पर उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना म्यूजिक, ना टेलीविजन, इंटरनेट सर्फिंग, नथिंग। वो सब दूसरे जगह रखो। फिर जहाँ पे भी सोते हो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो स्थान कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि हमने कहा जमीन पे सो जाओ और जमीन पे सोए पूरी नींद ही खराब हो गई। वो धीरे धीरे करो। फिर जमीन पे सोना है, चलो ठीक है, नीचे बिस्तर डाल दो फिर मोटा वाला, क्योंकि एकदम कोई भी आदत नहीं होती है, धीरे धीरे ट्रांजिशन करना पड़ता है। क्योंकि हमने जो आदतें डाली है इतना टाइम लगा, अचानक चेंज नहीं करने की कोशिश करो उसको, नहीं तो बॉडी को शॉक लगता है। 40 साल से कोई दारू पी रहा है, हम कहते हैं दारू बंद बिल्कुल, वो कहता है अच्छा बंद, बंद कर देता है, बेचारा परेशान हो जाता है दूसरे दिन, हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके। धीरे धीरे ट्रांजिशन करना होता है। क्योंकि इसलिए नहीं कि शरीर को दारू नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि दारू एक शॉक थी, एक स्टिमुलस था, वो स्टिमुलस को हटा दिया गया, इसलिए शॉक। लोगों को हम कहते हैं 24 घंटा उपवास करो, निर्जला करते हैं, इतने परेशान कि बाप रे, उसके बाद कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि शॉक, क्योंकि फूड क्या है, वही काम कर रहा है जो अल्कोहल ने किया था। अल्कोहल शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु उसके लिए हो चुकी है। उसी तरह फूड भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु वो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को अचानक हटा दिया गया तो वो शॉक हो जाएगा बॉडी के लिए। इसके लिए धीरे धीरे करना है। पहले 6 घंटे का उपवास करो, 6 घंटा तो आराम से कर सकते हैं। उठने के 6 घंटे के बाद तक कुछ ना खाना ना पीना। 4 बजे उठे तो कम से कम 10 बजे तक, 2 बजे उठे तो कम से कम 8 बजे तक आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे शरीर को समझना है, बॉडी की लैंग्वेज को, और उसके अनुसार उसको ढालना है, उसको नई आदतें देनी है। अचानक किसी ने कहा कि तुम ये करो वो करो, नहीं करना है। मैंने कहा यहाँ पर ऐसा कर दो, सीधा करने लगे और कुछ और ही हो जाएगा। धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार। तो ये, उसके बाद में जितने डिस्ट्रैक्शंस हो सके सबको हटा दो। वो तो कह दिया है ऑलरेडी। एक जो मशीन आती है लाइट को निगम करने, टेम्परेचर का बोल दिया, एक कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, ये सारा जो है, और जितना हो सके कम भोजन हो, वो भी बोल दिया, निकोटीन। और सारे दिन भर में हमारी एक्सरसाइज हो तो रात में नींद अच्छी आएगी। बेयर फुट वॉकिंग हर दिन कंपलसरी 45 मिनट्स हो तो नींद अच्छी आएगी, जो उसमें भी बताया था। सन को एक्सपोजर हो सारे दिन भर, सन बाथ, तो फिर रात में नींद अच्छी आएगी। तो ऐसी ये कुछ बातें हैं। सोने का तरीका कैसे भी जितना हो सके, कई लोग ये भी बताते हैं ये पैर के नीचे पिलो लेके सो, एक तरफ हो जाओ और यहाँ बीच में पिलो, उसका एक फोटो है वो भेजेंगे, बीच में पिलो लेके सोना है, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है सोने का। ये सोने का एक चित्र है, वो बता रहे, हाँ ये ऐसा, ये ऐसा, ये यहाँ पे पिलो डाल देते, 2 जांग के बीच में एक करवट सोए, उसके बहुत सारे साइंटिफिक फायदे बताए। ये और ये 2 जांग के बीच में एक पिलो, एक तरफ लेटे हुए, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्लीपिंग कहा हुआ है। हाँ वो भी है। तो चलो जैसा जिसको, पहले थोड़ी थोड़ी अपने मन को सेट, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मेंटल अलार्म क्लॉक सेट करनी है यहाँ पर सोने से पहले, कि मुझे इतने बजे उठना है। बाबा से बात करते करते सो। कुछ लोग एक दूसरी विधि बताते हैं नींद करने की, वो अपने आप को कहते हैं साक्षी साक्षी, ये एक ही शब्द रिपीट करते करते सो जाओ, साक्षी साक्षी, विटनेस, जो कुछ आज दिन में हुआ साक्षी होके मैंने देखा है। जो सुबह उठेंगे ना, सबसे पहला शब्द आएगा साक्षी साक्षी। या फिर रात को जो संकल्प करते करते सोओगे, सुबह वो पहला संकल्प। तो मुरली पढ़ के सो, योग करके सो, योग निद्रा करते करते सो, शवासन करते करते सो, पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो एक्साइट कर दे माइंड को, डल हो जाए माइंड, थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो ये था आज का 6वां सूत्र, स्लीप हाइजीन। ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म
शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु